हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, जो कि दृष्टि है इसकी क्विक बुक का चल रही है हमारी। चैप्टर नंबर 23 का पार्ट 2 यानी कि 23 है चैप्टर नंबर, यानी कि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। प्लस अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा टेलीग्राम पेज है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई पीडीएफ रिलेटेड हेल्प चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। घटना चक्र और जो दृष्टि है इसकी जो क्विक बुक है, अगर उसके वीडियोस और देखने हैं आपको तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जितना हम कर चुके थे उससे आगे की यहाँ पे बात करेंगे। तो एक, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, हम संविधान संशोधन की बात कर रहे थे तो हम 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसकी बात कर चुके थे। अभी हम जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है 52nd संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की बात है। यहाँ पे अब देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा देखिएगा कि जब भी संविधान संशोधन हुआ है तो उस वक्त सरकार किसकी रही है, प्रधानमंत्री कौन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सरकार कांग्रेस की रही है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री। तो इस संशोधन को क्या है, चुनाव सुधारों की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अच्छा, इसमें क्या क्या बातें हैं, देखिए, संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल करा गया है। इसमें क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है। यानी मान लीजिए आप एक नेता है, ठीक है, मान लीजिए एमपी हैं आप, कहाँ से हैं, बीजेपी से, ठीक है, बीजेपी के हैं। आपने अपना दल बदल लिया और आप कहाँ पहुंच गए, कांग्रेस। तो क्या ये सही है, नहीं सही है? तो इसमें क्या नहीं सही है, क्या इसमें कोई क्या प्रावधान है इसके, ठीक है, क्या दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब बातें यहाँ पे 10वीं अनुसूची में, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके द्वारा निर्धारित किया गया है कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि आप बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, तो इसने कहा तो आप एमपी हैं तो आपने अगर ऐसा किया है, एमएलए है तो आपने ऐसा किया है, तो आप इसके सदस्य नहीं रहेंगे। किन स्थितियों में आप ना सदस्य नहीं रहेंगे, यानी कि आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी। तो समझते हैं। देखिए, यदि वे स्वेच्छा से अपना दल छोड़ दे, मैंने कहा कि बीजेपी से स्वेच्छा से छोड़ के कांग्रेस में, तो उसकी एमपी एमएलए की सदस्यता चली जाएगी। निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में चले जाएगी, यानी कि आप किसी भी पार्टी से नहीं है लेकिन निर्वाचित होके आए हैं, मतलब इलेक्ट होके आए हैं, और बाद में जैसे ही आप संसद या फिर आप विधानमंडल में पहुंच गए और आपने क्या करा, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है, तो भी आपकी सदस्यता, यदि सदस्यता जाएगी यदि वह सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता, यानी कि वोटिंग हो रही है सपोज, ठीक है, आप बीजेपी के हैं, आप वोटिंग हो रही है, सबने सबने यस में वोटिंग करी, आपने नो नो में कर दी है, तो गाइस यहाँ पे भी यदि इस संबंध में क्या है, 15 दिनों के भीतर दल द्वारा माफी प्राप्त करता है तब ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर उसने नो में वोट कर दिया है और उसके बाद उसने कहा ठीक है भैया, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो, तो ठीक है, उसकी सदस्यता नहीं जाएगी 15 दिन के अंदर, अगर ऐसा कर लिया है तो। देखिए, राजनीतिक दल जो है, कम से कम राजनीतिक दल के कम से कम अगर 1/3 सदस्य उससे अलग हो जाए तो उस दल का विघटन माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में क्या है, सदस्य उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। यानी कि सपोज कि किसी राजनीतिक दल में 100 लोग थे, उसमें से 1/3 लोगों यानी कि 33% लोग अगर दल से चले जाते हैं, तब आपकी सदस्यता नहीं रहेगी। अब इसने कहा कि किसी दल के दो तिहाई यानी कि 2/3, ठीक है, सदस्यों की सहमति से उसका जो है विलय किसी अन्य जो राजनीतिक दल में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी नहीं जाएगी। मतलब 100 लोग हैं अगर, और उसमें से 2/3 सदस्य कह देते हैं इनकी सहमति से, क्या 2/3 का मतलब हो गया, आप मान लीजिए 66%, यानी कि 66 लोग अगर सहमति से बोल दे कि आप किसी और दल में जाके विलय मतलब किसी और दल में विलय हो जाए अगर आपका, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगी, सदस्यता नहीं देगी। अब इसने कहा, दल बदल पर उठे किसी भी प्रश्न या विवाद का अंतिम निर्णय किसका होता है, सदन के अध्यक्ष या सभापति का होता है। मतलब कि अगर आप बैठे हैं लोकसभा में तो अध्यक्ष की बात करेंगे, सभापति यानी कि राज्यसभा में बैठे हैं तो सभापति की बात करेंगे, ठीक है। वैसे ही आप राज्य के विधानमंडल में भी विधानसभा और विधानमंडल में बात करते हैं, मतलब इनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, और वह निर्णय क्या होता है, न्यायिक पुनर्वलोकन से परे होगा, ऐसी बात है, ठीक है। ये सब बातें हो रही थी ना जब हमने संविधान में संशोधन किया था, ठीक है।
तब की बात है, ये संशोधन किए गए हैं। 52nd में आज में भी कुछ परिवर्तन है गाइस, इसमें भी कुछ परिवर्तन, जो बातें हम पढ़ रहे हैं उसमें अभी कुछ परिवर्तन है, लेकिन जब 52nd में संविधान संशोधन किया गया था तो ये बातें आई थी। जैसे कि यहाँ पे 1/3 सदस्य जा सकते हैं, 2/3 अगर कह दे तो कहीं और विलय हो जाएगा। इसमें का न्यायिक पुनर्वलोकन से परे है, यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता। अध्यक्ष सभापति कुछ भी कह दे, यानी कि सदस्यता हटाते हैं तो भी न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता अभी। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ और है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1985 की, तो हम ये मान के चले कि ऐसा हुआ था। लेकिन अभी क्या हो, उसमें भी परिवर्तन हुआ है कुछ। ठीक है, उस समय का हमने पढ़ लिया। चुनाव सुधार में जो जो चीजें हमने, मतलब मेन जो 52nd में संविधान संशोधन पढ़ा वो दल बदल पे पढ़ा है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यानी कि जब आपने क्या पढ़ा, स्थानीय स्वशासन की बात करी थी तो आपने 73 74 ही पढ़ा था। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि संविधान में भाग 9 आर्टिकल 243 टू 243 का छेड़ा, यानी ए से ओ तक, और यहाँ पे है 243 ख यानी कि बीबी, और क्या है 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। मतलब ये समझिए कि भाग 9 और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें हम किसके बारे में लिखा है, पंचायतों के बारे में। अब इसमें क्या है कि त्रिस्तरीय पंचायत होगी हमारे पास। ठीक है, जैसे ग्राम स्तर पे होगा, मध्यवर्ती स्तर पे, जिला स्तर पे, ये बोला है। अब क्या है, महिलाओं के लिए कम से कम क्या है, आरक्षण होगा कितना, 1/3, यानी कि 100 सीट्स हैं तो 1/3 पे महिलाएं हैं आएंगी। अब इसने कहा पंचायतों के वित्त पोषण राज्यों की जो है संचित निधि से करने, और पंचायतों का वित्त, तो इस पंचायतों का वित्त अवलोकन करने के लिए राज्य स्तर पर क्या होता है, एक वित्त आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान किया। मतलब यहाँ पे दो चीज समझिए, यहाँ पे एक तो ही पंचायतों को जो पैसा मिलेगा वो संचित निधि से आएगा, कहाँ की, राज्य की संचित निधि, ना कि भारत की, राइट। दूसरा है वित्त पोषण, जो मतलब वित्त अवलोकन करने के लिए क्या, वित्त आयोग राज्य स्तर पर गठन करने का इसका प्रावधान किया गया। फिर इसमें लिखा है संविधान में क्या है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या है 29 विषयों का उल्लेख किया गया, और जिन पर क्या है पंचायतों को विशेष अधिकार दिया गया। यानी यहाँ पे कितनी बात हो रही है, 11वीं अनुसूची जोड़ी है एक बात, और गाइस यहाँ पे भाग 9 11वीं अनुसूची। ठीक है, कितने विषय डाले हैं इसमें, 29, जिसपे पंचायतें काम कर सकती हैं। वैसे यहाँ पे है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें क्या है, भाग कौन सा है, 9 का है, और यहाँ पे कौन सी अनुसूची आई है, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, क्षेत्र की जनसंख्या स्थानीय शासन हेतु राजस्व, यानी कि पैसा के साधन, और कृषि में भिन्न नियोजन में लगी जो जनसंख्या है उसकी प्रतिशतता, और क्षेत्र के आर्थिक महत्व आदि के आधार पर क्या है, निकाय को नगर पंचायत, नगर परिषद, और क्या है नगर निगम, इसमें क्या है के रूप में जो है स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया। मतलब यहाँ पे भी 3 स्तर, एक हो गई नगर पंचायत, नगर परिषद हो गई, और नगर पालिका परिषद हो गई, नगर निगम आया। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं, 18, जिसके बारे में क्या है, नगर निकायों को विशेष उत्तरदायित्व दिए गए। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं। मतलब 73 74 पढ़ लिया, हम आते हैं 86, जो कि 2002 में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ गाइस, देखिए देखिए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित इस संशोधन से संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। यानी कि यहाँ पे बात होने जा रही है कि प्राथमिक शिक्षा की, 2002 की कहानी है ये। अच्छा, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस आप ये भी जानते हैं कि जो 21 है वो आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है। मतलब ये वाला जो आर्टिकल, तो 21 का किस में आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स में, आपके मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में आ जाता है। तो इसे जोड़कर क्या हो गया, 6 से 14 साल के आयु के जो बच्चे थे उन्हें निःशुल्क और क्या है अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई, और ये आपका क्या है, आपका मूल अधिकार है। ठीक है, अब इसने कहा आर्टिकल 45 को बदलकर राज्य को क्या है, आर्टिकल 45 को बदलकर क्या है, राज्य को 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे, यानी 6 साल से कम के बच्चों की देखभाल, राज्य यानी कि सरकार, ठीक है, देखभाल और शिक्षा के प्रयास का उत्तरदायित्व सौंपा, किसको सौंपा गया, राज्य को। आर्टिकल कौन सा है, 45। ठीक है, अच्छा पहले ये क्या था, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, अभी उसको चेंज करके क्या करा, 45 में 6 कर दिया, 14 को 6 कर दिया। अच्छा, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 51 कर्तव्य को संविधान में शामिल कर माता पिता और क्या है संरक्षकों को ये कर्तव्य सौंपा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं
एवं संरक्षितों को क्या है शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई, यानी कि माता पिता को एक कर्तव्य दिया गया, ठीक है, कि भैया 6 से 14 साल वाले बच्चों को क्या करो, आप शिक्षा किसी तरह से शिक्षा प्राप्त करवाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हो गया 2003 की बात। देखिए इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 75(1) का और आर्टिकल 164(1) का के माध्यम से केंद्रीय और राज्य मंत्री परिषद में क्रमशः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना हो गया, 15% से अधिक नहीं हुआ। मतलब समझिए, मतलब ये हुआ जैसे सरकार बन गई, सपोज अभी 2024 का इलेक्शन हुआ, हो गया, मान लेते हैं कोई एक पार्टी जीत गई, हमने कहा बीजेपी जीत गई, ठीक है। अब इसने कहा भैया हमारे पास मंत्री परिषद में मंत्री कितने होंगे, ये बताइए आप, ठीक है, तो कितने होंगे भैया, तो हमने कहा भैया लोकसभा में जो सीट्स है ना वो है 552 है, मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका 15% इतने मंत्री होंगे, मतलब इसे हम मैक्सिमम इतने मंत्री हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब इजी तरीके से समझिए, हमने कहा कि यूपी में सरकार बनी, अब मंत्री कितने होने चाहिए मंत्री परिषद में, इसकी बात करते हैं। हमने कहा यूपी में 100 सीट्स हैं, ठीक है, तो हमने कहा 100 का 15%, सिर्फ और सिर्फ 15% ही मंत्री होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, और उसमें सीएम भी इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि सीएम अलग से नहीं। तो 100 से 100 काट दो तो 15, टोटल 15 मंत्री होने चाहिए, इसमें सीएम भी इंक्लूड होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री भी, ठीक है। तो ये जो है ना 91वें संविधान संशोधन से आया कि मैक्सिमम 15% मंत्री हो सकते हैं, वहां जितनी भी सीट्स है लोकसभा या राज्य की विधानसभा में, उससे ज्यादा नहीं हो सकते मंत्री, यानी कि 15 से 16 नहीं हो सकते, ऐसा मानिए, ठीक है, ये जोड़ा गया है। अब जो संविधान में एक नया आर्टिकल, यानी कि इसमें कहा 361 खाको जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य, 2/3 सांसद या विधायक जो है अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदल नहीं, विघटन माना जाएगा, दल बदल नहीं विघटन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, गाइस यहाँ पे क्या बात हो रही है, वही दल बदल वाली है, 10वीं अनुसूची वाली बात हो रही है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो हमने वहां, यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या लिखा है, कहाँ गया, हाँ यहाँ लिखा है 2/3, ठीक है। अब चलते हैं पीछे, हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था गाइस 1/3, तो इसको बदल के क्या कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया। इसको बदल के अगर 2/3 सदस्य अपने दल को छोड़ के जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सदस्यों की सदस्यता नहीं जाएगी, उसको दल छोड़ना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे दल में विघटन हो गया। मतलब क्या है, दल में, ये दल बदल नहीं माना जाएगा, ये विघटन माना जाएगा दल में, ठीक है। तो सदस्यों की सदस्यता नहीं जाएगी, पहले कितना था 1/3, अभी कितना हो गया 2/3, ठीक है। ये भी कहाँ से जुड़ा है, ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, यहाँ पे इसे चेंज करा गया। अन्य महत्वपूर्ण संशोधन देखें तो यहाँ पे लिखा है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अब वापस से हमने बहुत इंपॉर्टेंट ऊपर पढ़ ली, ये वाले भी जो हम नीचे पढ़े जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। चलिए यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी रिपोर्ट लागू करने के लिए ये संशोधन अधिनियम पारित किया गया और इसके माध्यम से क्या चेंजेस आए, देखिए इसने कहा कि पहले राज्य 4 श्रेणियों में थे, ठीक है, श्रेणी का में कुछ राज्य थे, श्रेणी खा में कुछ थे और गा में कुछ थे, और फिर क्या हो गया, घा में कुछ राज्य थे, ठीक है। अब इन श्रेणियों को राज्य का वर्गीकरण जो है समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्यों, 6 संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया। पहले राज्य को इसने बांटा, अब उन सबको खत्म करके क्या किया, ये जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की बात है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने राज्य हो गए थे, 14 राज्य हो गए थे, 6 यूनियन टेरिटरीज हो गए थे, राइट। अब आज के टाइम में अगर बात करें तो हमारे पास 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। अच्छा, इन राज्यों के नामों सीमाओं का उल्लेख करते हुए इसे पहले की प्रथम जो है अनुसूची के स्थान पर एक नई अनुसूची को अंततः स्थापित किया गया, ठीक है। अच्छा देखिए आप, अब 16वां संविधान संशोधन में 1963 की बात करते हैं। यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे इस वक्त, तो वैसे यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। क्यों, 1964 में उनकी मृत्यु हुई है। चलिए अब इसमें आर्टिकल 19, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसमें दिए गए पहले 3 अधिकार, यानी कि भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार हो गया, संगठन या संघ बनाने का अधिकार। इस पे क्या है, निर्बंध, युक्त निर्बंध लगाने की शक्ति राज्य को दे दी गई, यानी कि सरकार जो है आपके जो फंडामेंटल राइट है जो कि 19 में कहता है कि भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन, संघ बनाने का अधिकार, ये इन सब पे क्या है कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ठीक है।
तो ये अधिकार हो गया किसके पास, राज्य के पास, राज्य मतलब सरकार के पास। अब इसने कहा तीसरी अनुसूची में विभिन्न, ठीक है, कौन है भैया यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आप ये समझिएगा कांग्रेस में जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं या उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है, मतलब 70 साल में क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ, तो बस ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं गलत है, ठीक है। अब तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञानों में संशोधन कर ये जोड़ा गया कि वे भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए क्या है, वचनबद्ध है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात, ये पॉजिटिव बात है, ये थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट पे बात आ गई। चलिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं 1967, ठीक है। तो इस वक्त देखिए इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में जो है सिंधी भाषा, देखिए 8वीं अनुसूची में हमारे पास अभी फिलहाल 22 भाषाएं हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था, सिंधी भाषा को इस संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में क्या है, जोड़ दिया गया था। अब आते हैं 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इंदिरा गांधी यहाँ पे वो थी, क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, देशी रियासतों के प्रमुखों को दिए गए विशेषाधिकार की समाप्ति के उद्देश्य से संविधान मतलब संशोधन अधिनियम पारित किया गया, मतलब जो देशी रियासतों को कुछ अधिकार विशेषाधिकार दिए गए उसे खत्म करने की बात हुई है। तो इसके द्वारा संविधान में क्या परिवर्तन किया, पहला प्रीवी पॉज तथा विशेषाधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद यानी कि 291 और आर्टिकल 362 इसको खत्म कर दिया, एक बात। दूसरा इसने कहा देसी नरेशों, ठीक है, उनके जो उत्तराधिकारी ने यानी उनके बच्चे को पूर्व में दी गई जो रियासतें हैं उसको समाप्त करने के आशय से आर्टिकल 363 का जो है संविधान में जोड़ दिया गया, मतलब अब ये सारी चीजें खत्म होने की बात हो रही थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है गाइस, हमारे पास है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, यहाँ पे भी इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा जारी जो अध्यादेश है यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसके संबंध में राष्ट्रपति का समाधान अंतिम बनाया गया, अर्थात अध्यादेश का अब न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा। तो इंदिरा गांधी तो वैसे भी न्यायालय से दूर ही रहना चाहती थी, तो इन्होंने कहा राष्ट्रपति जो कह देगा, जो अध्यादेश ला देगा मान लिया जाएगा, न्यायिक पुनर्वलोकन उस पर नहीं होगा, यानी न्यायालय बीच में कूद के कुछ नहीं आएगा। आर्टिकल 352 में संशोधन कर राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न आपात उद्घोषणाएं जारी करने और पहले से आपात उद्घोषणाओं के बावजूद किसी अन्य नए आधार पर अन्य आपात उद्घोषणा जारी करने की शक्ति दे दी गई, यानी कि इसने सिंपल ये समझ लिया, एक आपातकाल चल रहा है तो राष्ट्रपति को इतनी शक्ति है कि वो दूसरा आपातकाल की उद्घोषणा भी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि किसी राज्य में आर्टिकल 356 लागू करने के लिए पर्याप्त स्थिति पैदा हो गई है तो वह आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सकेगा और उद्घोषणा किसी भी न्यायालय में जांची नहीं जाएगी। मतलब अगर राष्ट्रपति को लग जाता है कि भैया यूपी में शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और न्यायालय इस पे जो है ना प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता या ये नहीं कह सकता कि इन्हें सही लगाया या गलत लगाया, ऐसा कुछ, ठीक है। अब आ जाते हैं 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इंदिरा गांधी की सरकार है अभी भी। अब देखिए यहाँ पे लिखा संसद को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देकर यह सुनिश्चित किया गया कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाया गया कानून या उस विधि के तहत किसी प्राधिकारी या निकाय द्वारा लिए गए निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, ना ही इसकी जो है न्यायिक समीक्षा होगी। यानी कि इसने ये बोला कि अगर आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और उसके लिए क्या है आप कोई कानून बनाते हैं, तो भैया कानून आप बना दीजिए, मतलब संसद के पास पूरी शक्ति है कि वो इसके लिए कानून बना सकती है और न्यायालय इसमें क्या है प्रश्न मतलब इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती और उसका न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकती कि मतलब ये सही है या नहीं है जो भी कानून बनाए गए। अच्छा, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने के बाद भी उसके द्वारा अपने पदों पर रहते हुए किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 31 घ को संसद में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सम्मेलनों को वर्जित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है, तो को समाप्त कर दिया गया। मतलब देखिए गाइस यहाँ पे अब क्या है ना, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, मतलब कांग्रेस की सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार आई थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा गाइस, इन्होंने अब ये क्या करा कि जो पहले इंदिरा गांधी ने कुछ गड़बड़ी की थी, मतलब उनकी सरकार ने कुछ गड़बड़ की थी संविधान में, उसको ठीक करने की कोशिश करी। जैसे यहाँ पे इसने कहा कि आर्टिकल 31 घ की बात हो रही है, जो संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और सम्मेलनों को वर्जित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दे रहा था ये, ठीक है। मतलब कानून संसद जो है इन सब पे कानून बना सकती थी, तो इसको ये इन्होंने क्या करा, समाप्त करा। एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए
उन प्रावधानों को भी मतलब 42वां संविधान संशोधन में जो भी प्रावधान जोड़े गए थे वो किसकी सरकार के थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इनकी सरकार गिरी है, तो इसमें जो भी प्रावधान जोड़े गए थे उसको समाप्त कर दिए गए, और जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां कम करते हैं। मतलब यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट और क्या है हाई कोर्ट की शक्ति को कम करने वाला कोई संशोधन हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम में उसको खत्म कर दिया गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति को आप कम नहीं कर सकते। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी राजीव गांधी सरकार में थे। इस संशोधन द्वारा क्या है, साधारण चुनाव में मतदान के लिए जो है निर्धारित आयु पहले कितनी थी? 21 साल थी। मतलब अभी जैसे अगर आप इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं तो आपकी आयु पहले के टाइम में कितनी 21 होनी चाहिए थी, लेकिन उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। प्रभावी कब होती है? 1989 से ही प्रभावी हो जाती है। अब यहाँ पे 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ पे क्या है, इस अधिनियम मतलब संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या है, आर्टिकल 239 को इंतः स्थापित करके दिल्ली के संबंध में क्या कर दिया गया, विशेष इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उल्लेखनीय कि इस अधिनियम को 1992 में क्या है, अधिसूचित किया गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है कि 1991 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम परिवर्तित कर अब क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, किया गया, और साथ ही दिल्ली के लिए क्या है, विधानसभा और विधानमंडल इसकी व्यवस्था कर दी गई। यानी कि दिल्ली को पहले यूनियन टेरिटरी बोला जाता था, लेकिन यहाँ इस संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और उसके पास क्या है, अपनी विधानसभा है, विधानमंडल है, राइट। अब 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, नरसिम्हा राव की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं को जोड़ दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी 3 भाषाएं यहाँ पे जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन अधिनियम से? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो गाइस एक और हम संविधान संशोधन पीछे देखते हुए हैं, कौन सा है, संविधान संशोधन नंबर 21। यहाँ पे कौन सी भाषा जुड़ी थी? सिंधी। 21 में सिंधी जुड़ी थी, 71 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ी थी। कई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम इनफैक्ट ये भाषा वाला तो पढ़ के भी आए ऑलरेडी। चलिए, अब ये 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994, नरसिम्हा राव की अभी भी सरकार है, तो इसमें क्या है, नवी अनुसूची में एक नई प्रविष्टि यानी कि आपका 257 का यानी कि एक को जोड़ा गया, जिसका संबंध क्या है, तमिलनाडु राज्य में जो पिछड़े वर्ग है उसके शिक्षण संस्थानों और राज्य की नौकरी में आरक्षण के प्रावधान से। ठीक है, चलो अब 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995, तो इस संशोधन द्वारा क्या, राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के सदस्यों को पदोन्नति मतलब कि जो वो क्या बोलते हैं ना, प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। एससी एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है। इस आशय से संविधान में एक नया आर्टिकल यानी कि 16(4) का इसको जोड़ दिया गया। अब आ जाते हैं 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, सन 2000 की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, आर्टिकल 16 में एक नया उपखंड यानी कि आर्टिकल 16(4) का जोड़ा गया, और क्या है, राज्य द्वारा आमंत्रित आरक्षित रिक्तियों कि किसी वर्ष ना भरे जाने की स्थिति में ऐसी रिक्तियों को अलग श्रेणी में रखकर आगामी वर्ष में उसे भरा जाएगा। सपोज 10 सीट ऐसी थी जो आरक्षित थी, जिसमें से 8 भर गई, हम कहते हैं सन 2020 की बात है, ठीक है, तो 10 में से 8 सीट तो भर गई, 2 अभी बच गई हैं। तो इसने कहा कि अब आ जाते हैं 2021, तो ये 2 सीटें भी हम यहाँ पे 2021 में भरेंगे। फिर आगामी वर्ष में इन रिक्तियों को उस वर्ष के लिए आरक्षित 50% की जो सीमा है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि सन 2021 में अपनी 10 सीट जो पहले की आरक्षित थी, होती है हर साल, वो तो रहेगी, प्लस ये जो 2 सीट पिछली बार बच गई थी उसको भी यहाँ पे भरा जाएगा। अब मतलब ये इसको इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ये तो अपना है तो है। अच्छा हाँ, ये सीमा कितनी है, 50% की, ठीक है गाइस, कि 50% का आरक्षण होना चाहिए, सब मिला जुला के 50%, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 82वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी 2000 की बात है। संविधान के आर्टिकल 335 में एक क्या है, परंतु जोड़कर निर्धारित कर दिया गया कि संघ और राज्य की सेवाओं में एससी और एसटी के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भरते समय अर्हता अंकों मूल्यांकन के मानकों में कमी
की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, मतलब लोकसभा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए 1971 और क्या है 2000 की जनगणना के स्थान पे 2026 की जनगणना को आधार बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, यहाँ पे जब क्या होता है ना कि इलेक्शन होता है, चाहे लोकसभा है या विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो वहाँ क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन होता है। तो इसने कहा निर्वाचन क्षेत्र की, यहाँ 2001 की बात हो रही है। तो इसने कहा कि 2001 में क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि जो परिसीमन के लिए 1971 और या 2000, देखिए 1971 के बाद जो परिसीमन आयोग द्वारा मतलब जो हुआ था जनगणना के बाद परिसीमन, तो 1971 के बाद 2000 में हुआ था, बीच के 1981 1991 में गायब हो गए थे। ठीक है, तो इसने कहा कि सन 2000 की जनगणना के स्थान पे अब हम क्या करेंगे, 2026 की जनगणना को आधार बनाए जाने की, मतलब अब जो कहानी चलेगी ना, सन 1971 में हुआ था, फिर सन 2000 में हुआ, फिर अभी 2026 तक के लिए हम रुक गए, बीच का सब गायब, कुछ नहीं। अच्छा, अब इसमें होता है राज्यों के भीतर पुनः परिसीमन के लिए 1991 की जनगणना को आधार बनाकर प्रक्रिया प्रारंभ करने की व्यवस्था की गई, क्योंकि राज्यों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या में अनियमित वृद्धि हुई है। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से क्या है, सीट्स भी बढ़नी चाहिए, लेकिन सीट्स हम देख रहे हैं बहुत सालों से क्या है, वहीं सीमित है, जिसके कारण समान प्रतिनिधित्व की आदर्श लागू नहीं हो पा रहा है। मतलब देखिए क्या है, अगर आपके पास 100 लोग हैं, ठीक है, आपके राज्य में 100 लोग हैं, 10 लोगों पर एक बंदा खड़ा होगा, ठीक है, यानी कि 10 बंदे हो गए, 100 लोगों पे 10 बंदे हो गए। अब इसने कहा कि अगर अगर हम 10 साल बाद देखिए 100 लोग 200 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, हर 10 बंदे पे एक लोग है, तो टोटल कितने बंदे खड़े हो गए, प्रतिनिधि कितने हो गए आपके 20, यानी कि सीट्स बढ़ गई आपकी 10 से 20, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो पिछले बहुत सालों से 10 की 10 ही है, यानी कि अगर आप यूपी की बात करें तो बहुत सालों से लोकसभा में यूपी की 80 की 80 सीट से बढ़ती जनसंख्या तो बढ़ रही है, बट इसको हमने क्या कर दिया है, रोक दिया है। क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ 2026 में करेंगे जो करना होगा। ठीक है, अब देखिए 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 16(4) का में संशोधन कर क्या किया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में जो गवर्नमेंट सर्विस है उसमें एससी और एसटी के सदस्यों में क्या है, पदोन्नति यानी कि जो प्रमोशन है उसमें लागू होने वाले जो आरक्षण उसको परिणामित वरिष्ठता के साथ लागू होने की जो है व्यवस्था की गई। संशोधन को क्या है, भूतलक्षी प्रभावों से 1995 से लागू किया गया। मतलब अब इनने कहा कि जो पदोन्नति यानी कि जो आपका वो क्या बोलते हैं, प्रमोशन में जो आपको आरक्षण मिल रहा है, वो उसमें क्या होनी चाहिए, परिणामित वरिष्ठता होनी चाहिए। वरिष्ठता मतलब जैसे कि जो सीनियर है उसकी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब उसके उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके प्रमोशन की बात होनी चाहिए। और ये हमने कहाँ से देखी, ये कहानी जो है आपकी 2001 की है। ठीक है, लेकिन हमने इसको लागू कब से किया, 1995 से लागू करा है। भूतलक्षी तिथि मतलब डेट से लागू किया, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया, 1995 से लागू किया। अब देखिए यहाँ पे है 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 84वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को बदलते हुए सभी राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन हेतु जो है 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को आधार बनाए जाने का प्रावधान किया गया। यानी अभी हम कहाँ की जनगणना की बात कर रहे हैं, 2001 की जनगणना के प्रावधानों को लेकर हम जो है इलेक्शन में अभी जो चल रही है ना, वो 2001 की चल रही है। क्योंकि लास्ट अभी 2001 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा परिसीमन आयोग बना। ठीक है, अभी हम 2026 तक के लिए रुक गए हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 330 को संविधान संशोधित कर ये बंद किया गया कि राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का निर्धारण अब 1991 की बजाय क्या है, 2001 की जनगणना के आधार पर। देखिए, जनगणना हर हर साल होती है, लेकिन जो परिसीमन होता है वो हर साल नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप परिसीमन भी हर साल करेंगे तो गाइस क्या होगा, हर साल ही, हर 10 साल पे। ठीक है, मतलब जनगणना भी हर 10 साल पे होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे कि 1971 में हुई तो 1981 में हुई होगी, फिर 1991 में हुई, फिर 2001 में हुई होगी, 2011 में हुई होगी, अभी 2021 की बात होगी। ठीक है, तो इसने कहा इस तरह से होती है। लेकिन जो परिसीमन आयोग ने परिसीमन का के बाद जो निर्धारित करते हैं क्षेत्रों को, ये हम रुक गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक गए हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें, हम किस जनगणना की बात कर रहे हैं, सन 2001 की जनगणना की हम बात करें, उसके बाद हमने आगे नहीं बढ़े हैं। ठीक है, चाहे जनसंख्या भर भर के भरी जाए, बहुत हो जाए तब भी। अब इसने कहा कि ठीक है, यहाँ पे अब इसने कहा कि
ये वाला आप समझ गए। ये वाले में क्या था गाइस, फिर से हाँ 330 आर्टिकल 330 को संशोधित करके ये बंद किया गया कि राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसमें जो है एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित स्थान है उसकी कि कितना स्थान आरक्षित करना है उसकी संख्या का निर्धारण आप कौन सी वाली जनगणना से करेंगे। तो इसने कहा सन 2001 की जनगणना के आधार पर। तो गाइस देखिए अगर यहाँ की करते तो मान लीजिए 10 स्थान ही जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक में कुछ तो जनसंख्या और बढ़ गई होगी, तो ये 10 से क्या हो गया होगा, 12 स्थान हो गए होंगे, मतलब स्थान यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे है 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इसमें क्या है, एक नया अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 268 का इसको शामिल कर क्या है 7वीं अनुसूची में क्या किया गया, जो यूनियन लिस्ट है यानी कि संघ सूची है उसके अंतर्गत सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स इसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसमें क्या होता है एक नया आर्टिकल यानी कि 338 का इसको डाला गया और इसमें क्या है कि जो आपकी अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, समझ गए गाइस, यहाँ पे क्या है अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया। अनुसूचित जनजाति मतलब ये समझिए पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग था, अभी दोनों के अलग अलग हो गए। तो अनुसूचित जाति एससी की बात करें तो 338 के तहत है और एसटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 338 क के तहत। मतलब इसने कहा कि पहले इन दोनों के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग था। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही था। अब यहाँ पे क्या क्या इस आर्टिकल के तहत क्या हुआ, देखिए ये था आपका अनुसूचित जाति के लिए हो गया, एससी के लिए हो गया, ये हो गया इसके तहत हो गया आपका एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसमें क्या होता है 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। ठीक है, तो एक 21वीं में हमने देखा था एक भाषा जोड़ी गई, फिर 71 में 3 और भाषाएं जोड़ी गई, अब 92 में 4 और भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, मैथिली, डोगरी और क्या संथाली, इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास क्या 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हो गई। चलिए अब यहाँ पे है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, सरकार किसके, भाई कांग्रेस। आर्टिकल 15 में एक नया खंड, देखिए सरकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कब रही है, एक इंदिरा गांधी के टाइम की या जवाहरलाल नेहरू के टाइम की, या इंदिरा गांधी की जब सरकार गिरी थी आपातकाल के बाद, उसके बाद एक जनता पार्टी की। ठीक है, उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आप थोड़ी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, राजीव गांधी के टाइम की सरकार इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। उसके बाद तो इतना कुछ खास आपको कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा कि आप सरकार पे ध्यान दें। ठीक है, उसका तो नॉर्मल बातें हो रही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम वाला जो था हिसाब किताब वो बड़ा खतरनाक था। तो गाइस यहाँ पे है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसमें लिखा है कि आर्टिकल ये 2005, तो आर्टिकल 15 में क्या है एक नया खंड 15(5) इसको शामिल कर दिया गया। इसमें क्या है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग यानी कि बैकवर्ड कास्ट या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं यानी कि निजी संस्थाएं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर दिए गए। ठीक है, तो इसमें क्या है अल्पसंख्यक वर्गों की जो है संस्थाएं शामिल नहीं थी। ठीक है, चलिए और इसमें है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया और इसका नाम क्या हो गया सहकारी समितियां। ठीक है, टाइटल रहा सहकारी समिति। भाग 9 में गाइस क्या था पंचायत, 9 क में क्या था नगर पालिका वाला और 9 ख में सहकारी समिति। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है संविधान में आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक जोड़े गए हैं आर्टिकल। सहकारी समिति के गठन की बात, विनियमन की बात, विघटन, इन सब के बारे में यहाँ लिखा गया है। अच्छा, इसने कहा जो नीति निर्देशक तत्व है जो कि संविधान के भाग 4 में, इसमें क्या है इसके अंतर्गत एक आर्टिकल क्या है आपका 43 ख इसको जोड़ दिया गया, जो राज्य को सहकारी समितियों में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक निर्णय और फिर नियंत्रण और क्या है व्यवसायिक प्रबंधन को उत्साहित करने के निर्देश देता है। किसमें है गाइस ये बातें, ये है बात। ओके, नीति निदेशक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ऐसा किया गया। अच्छा, आर्टिकल 19(1) में संघ बनाने की स्वतंत्रता के लिए सहकारी समिति बनाने का अधिकार शब्द को क्या है शामिल किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे है आपका कि 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, अभी तक कांग्रेस की सरकार इस संशोधन के माध्यम से क्या है कर्नाटका के जो राज्यपाल है उसको हैदराबाद और कर्नाटका क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त किया गया। ठीक है, अब इस प्रावधान का लक्ष्य कैसे संस्थागत क्षेत्र की स्थापना करना चाहिए, तो विकास की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही मानव संसाधन को बढ़ाने और शैक्षणिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के
सेवा और संस्थाओं को धन का न्याय संगत आवंटन कर सके। ठीक है गाइस, ये पता नहीं इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं। 99वां संविधान संशोधन 2014 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे हाई कोर्ट है, उनके जजों की नियुक्ति के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति के लिए क्या है आपका एनजेएसी का प्रावधान किया गया। एनजेएसी का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। मतलब ये आयोग क्या करेगा, इनकी नियुक्ति के लिए काम करेगा। किसकी नियुक्ति के लिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के लिए। ठीक है, हालांकि 5 जजों वाली क्या है संवैधानिक पीठ ने क्या किया कि कोलिजियम प्रणाली की जगह लेने वाले 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक, यानी कि इसको इन्होंने क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया कि भैया आप जजेस की नियुक्ति के लिए काम करेंगे। लेकिन फिर क्या किया, 5 जजों की एक पीठ आई, उसने कहा ये भैया असंवैधानिक है, अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति वह स्थानांतरण के लिए पूर्ववर्ती जो कोलिजियम प्रणाली है वही चलेगी, जो पहले चल रही थी वही चलेगी। लेकिन उल्लेखनीय कि इस प्रणाली में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2015 को क्या किया, 119वें संविधान संशोधन विधेयक। अब गए देखिए, ये अधिनियम यानी कि एक्ट है, ये विधेयक है। ठीक है, यानी कि भाई ऐसा होता है कि विधेयक जब पास वास हो जाता है तो वो अधिनियम बनता है। तो ये कौन सा विधेयक है, विधेयक नंबर 119 को मंजूरी दे दी राष्ट्रपति ने। पर इससे क्या होता है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ना अस्तित्व में आ जाता है। मतलब जो ये विधेयक था, जो बिल था ना, बिल ही क्या बनता है, एक्ट बनता है पास होने के बाद। तो ये जो बिल था वो कौन से नंबर का था, 119वें नंबर का था। जब ये पास हो गया तो ये एक्ट कौन से नंबर का बना, 100 नंबर का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि 19 बीच में जो 19 बिल बच रहे हैं ना, वो अधिनियम बन ही ना पाए हो, एक्ट बन ही ना पाए हो। ठीक है, बिल तो बने लेकिन एक्ट नहीं बन पाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो संशोधन है ना, भारत बांग्लादेश के मध्य क्या है, भूमि सीमा जो विवाद चला था उससे रिलेटेड था। तो इसमें कहा उल्लेखनीय कि इन दोनों देशों के दस्तावेजों के आदान प्रदान 1974 में ये भूमि समझौता किया गया था। मतलब यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं, सीमा रिलेटेड जो विवाद था उसे खत्म कर दिया गया। तो इस उद्देश्य के लिए संशोधन अधिनियम में क्या है, 4 राज्य यानी कि असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और फिर है त्रिपुरा। जब आप ऐसे बनाते हैं ना इंडिया का मैप, जब आप नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आता है असम, ठीक है, यहाँ पे आता है मेघालय और यहाँ पे आता है त्रिपुरा। और आप देखेंगे ये सारे जो है ना आपका यहाँ आता है बांग्लादेश, इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें कहा कि इस अधिनियम ने क्या है, इन 4 राज्यों के भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया। क्यों, क्योंकि भैया भूभाग तो अब जब बॉर्डर बन रहा है तो इन सब के बॉर्डर में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा। तो पहली अनुसूची में इसके बारे में लिखा होता है, तो उसमें भी कुछ संशोधन हो गया। अब यहाँ पे लिखा है 101 का संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो यहाँ हुआ कि 2015 में क्या होता है, 122वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन विधेयक होता है, उसको वो विधेयक पास हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका राज्यसभा से पास होता है, फिर क्या होता है ये आपकी राज्यसभा और लोकसभा मतलब की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया। सॉरी, फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा गोच पोच हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सन 2015 में 122वां संविधान संशोधन के पास होने के बाद इस विधेयक यानी कि जो बिल है वो पास हुआ, उस विधेयक को राज्यसभा में, और उसके बाद क्या है 14 मई 2015 को राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया। और इस समिति ने क्या करा, 2015 यानी कि 22 जुलाई को इस अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो कुछ संशोधित प्रावधान के बाद राज्यसभा में जो है ये 2016 को, मतलब 1 अगस्त 2016 को जो है इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया, और 3 अगस्त 2016 को कुछ संशोधन के साथ विधेयक को राज्यसभा में पास कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये विधेयक यहाँ पे पास हो गए। फिर है अपेक्षित संख्या में राज्य विधानसभाओं द्वारा इस संकल्प को पारित करने के पश्चात इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया गया। यानी कि विधेयक पास ही हो रहा है अभी तक, और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा क्या है इसको इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया, और ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया।
अब इसमें क्या है, वस्तु और सेवा कर अधिनियम के माध्यम से इनका इन सारे आर्टिकल्स में संशोधन होता है। तो इसके अलावा छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची में भी संशोधन हुआ। ठीक है, बस इतनी सी बात। आगे बढ़ते 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ मतलब इस वाले में ये आप मान लीजिए जीएसटी की बात हो रही है। ठीक है, अब 101 वाले में, ठीक है, 102 वाले में क्या है, 2018 का है। इसमें क्या है, 123वां विधेयक होता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, आपका एनसीबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। एक बार तो ये अधिनियम क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देता है। यानी कि हमारे पास एससी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग था, एसटी के लिए भी था, अब यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट के लिए भी एक आ गया। मतलब इन था तो सही, इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की छानबीन या जांच के दौरान क्या है, आपका एनसीबीसी के पास क्या है, सिविल कोर्ट के समान अधिकार होते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। और इसने कहा कि 121वां संविधान संशोधन को लोकसभा में मंजूरी और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद क्या होता है कि वही है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, पास हो जाता है, फिर ये क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और इसके द्वारा क्या, आर्टिकल 338 में संशोधन कर एक और वो जोड़ दिया गया, 338 ख। यानी कि आप बात करें 338 में किस आयोग की बात है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और 338 क में क्या है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर 338 ख यहाँ पे जोड़ दिया गया, इसमें क्या है, राष्ट्रीय बैकवर्ड कास्ट के लिए, ठीक है, आयोग। अब यहाँ पे आ जाते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। तो यहाँ पे क्या है, 124वां कौन सा विधेयक आया, ठीक है, जो कि बाद में जब पास हो गया तो अधिनियम बनता है 103वां। ठीक है, इसके माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद यानी कि 15(6) और 16(6) इसको जोड़ा गया। तो इसमें क्या है, संशोधन अधिनियम में क्या है, पूर्व में जो आरक्षण है सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता, मतलब इसे कहा जो आरक्षण है वो किस आधार पर दिया जाता था, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता था। लेकिन अब जो यहाँ पे हुआ, वहां पे 10% आरक्षण मिला है, किस आधार पर मिला है, आर्थिक। तो आर्थिक आधार पर मिला है, आर्थिक वंचना, ठीक है, को भी पिछड़ेपन का आधार मान लिया गया। 10% आरक्षण यहाँ से मिला। मतलब पहले जो आरक्षण मिलता था वो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन पे मिलता था, यहाँ पे अगर पैसा भी कम है तो भी मिलेगा आर्थिक आधार पे। अच्छा, फिर है 100, तो ये गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 103वां, ठीक है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं। क्यों, क्या क्या जनरल कैटेगरी में लोग गरीब नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे उनको 10% मिल गया। अब यहाँ पे लिखा है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या लिखा है कि ये कौन सा वाला विधेयक था, 126वां, जो पास होकर 104वां अधिनियम बन गया। तो इसके द्वारा क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 334 में संशोधन हुआ। तो इस संशोधन के माध्यम से क्या है, 2 प्रावधान, पहला कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण की जो समय अवधि में क्या है, 2030 तक का विस्तार किया गया। एक दो चीजें यहाँ पे इनने कहा कि जो एससी और एसटी के लिए सीट्स होती थी कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है, तो जो लोकसभा में सीट्स होती थी, आरक्षण मिलता था, जो लोकसभा भी कह सकते हैं और आप कह सकते हैं राज्यों की जो विधानसभा, इसमें आरक्षण मिलता था। तो इसको और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब हम यहाँ पे 2019 में चल रहे हैं, तो मान लीजिए 2020 में चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 2030 तक के लिए कर दिया गया है। ये हर 10 साल में बढ़ता है, फिर बढ़ेगा तो 2040 तक के चला जाएगा, फिर 2050 में चलेगा, ऐसे जाएगा। तो एक काम कर दिए एससी एसटी के लिए। अब दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पे हम ना एससी एसटी को तो देते ही थे सीटों का आरक्षण, उसके साथ हम ना अंगल भारतीय समुदाय को भी देते थे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, दूसरा क्या चेंज क्या हुआ कि जो आंगल भारतीय समुदाय है उसको भी 10-10 साल के लिए आरक्षण दे देते थे लोकसभा विधानसभा में सीटों का। अब यहाँ पे लिखा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में नाम निर्देशित द्वारा आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को क्या कर दिया, अब समाप्त हो गया। मतलब जो हम आंगल भारतीयों को देते थे ना हर 10 साल में कुछ सीट उनको आरक्षित करके दे देते थे, अब इन्होंने यहाँ की बात क्या करा, 2030 तक के लिए बढ़ाया नहीं, एससी एसटी के लिए कर दिया, लेकिन आंगल भारतीयों का खत्म कर दिया। इससे पहले क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की समय सीमा जो है 2020 तक थी, ठीक है, तो 2020 में फिर संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, इसे बढ़ा के हमने 2030 कर दिया। यानी एससी एसटी का बढ़ा दिया हमने और आंगन भारतीयों का खत्म कर दिया। चलो ओके गाइस, यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए खत्म। अब हम बात करेंगे, ओ सॉरी, मतलब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, अब हम क्वेश्चन आंसर की बात।
ओके, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है, तो बता रहे हैं, तो ये बात सही है, डाल सकती है। इसमें 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानूनों की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। गाइस पहले ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। ऐसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो इन पंचायतों संबंधी प्रावधान में सम्मिलित है क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, सही बात है। 11वीं अनुसूची जोड़कर 29 विषय को डाला गया, ये भी सही है। महिलाओं के लिए 1/4 नहीं, 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो इसमें पहला सही है, पहला जो है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। मतलब ये क्या है, 9वीं अनुसूची क्या हुई? परिवर्धित हुई। ठीक, अब इसमें संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ, किस में से किससे संबंधित है? अच्छा, वो किस चीज से संबंधित है? ठीक है, अब देखिए ये क्या था आपका, ये था कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधी सुधार के संरक्षण से संबंधित है। संविधान की 93वां संविधान संशोधन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। ठीक है, 93वां संशोधन जो है अधिनियम संबंधित है किस चीज से? 93वां संविधान संशोधन जो है इससे है कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू होता है? तो गाइस ये आपका हुआ 2010 से हुआ। ठीक है, देखिए संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो ये वैसे तो हम पढ़ के नहीं आए, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो है आपका 93वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा आर्टिकल 19(1)(c) में क्या है? सहकारी समिति जोड़ा गया। ये कौन से संविधान संशोधन के बाद ऐसा जोड़ा गया? तो वो है आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो इसमें लिखा है निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ? गया 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद है आपका विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने जो है प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया गई? यहाँ पे आंसर है संविधान का 52वां संविधान कानून, इसने। अब लिखा है किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत जो है मतदाताओं की उम्र जो है 21 साल से 18 वर्ष कर दी गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो ये है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब इसमें लिखा है संविधान का कौन सा संशोधन ये प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो आर्टिकल 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाते हुए पारित किया जाए, जिसके कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वे आर्टिकल 14 और 19 के प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा था? तो ये आपका है 25वां। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ये संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ओके, तो इसका जो आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन। अब लिखा है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में ये प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या और राज्य की जो विधानसभा सदस्य है उसकी जो कुल संख्या है उससे 15% से ज्यादा नहीं होगा? तो ये भी हमने पढ़ा था, इसका आंसर है 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले एक नया जो है आर्टिकल यानी कि 21A संविधान में जोड़ा? तो ये आंसर हो गया आपका 86वां। अब इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप कुछ है, तो इसमें लिखा है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन कौन से संविधान संशोधन में हो रहा है? तो बस ये है आपका 38। अगर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, तो ये कब हुआ था? आपका 44वां संविधान संशोधन। फिर है मताधिकार की आयु 21 से 18 कर देना, तो गैस ये हुआ था आपका 61 में। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अब लिखा है संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की जो है राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी। शब्द के स्थानापन्न किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो है 44वें संविधान संशोधन। हालांकि ये भी हम ऊपर पढ़ के नहीं आए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ठीक है, तो आर्टिकल 368। अब इसमें लिखा है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती
है, कहीं से भी हो सकती है। संविधान में अगर आपको संविधान में अगर आपको संशोधन करना है और उसकी पहल कहाँ से की जाएगी, संसद के किसी एक सदन से, यानी कि लोकसभा से, चाहे राज्यसभा, किसी से भी। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलिए, भारत में संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, तो गलत है, कहीं से भी करा जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है, नहीं। तो नहीं, गलत है। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो वो कौन सा ये केस था जिसमें हम संविधान के आधारभूत ढांचे की बात कर रहे थे? तो गाइस वो था आपका केशवानंद भारतीवाद 1973। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो गाइस कौन कर सकता है? संसद नहीं, हाँ, संसद कर सकती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस यहाँ पे क्या है, मौलिक अधिकार की बात है। अब इसमें विचार करते हैं, चलिए। तो इसने कहा कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राज्य के नीति के सभी निदेशक तत्वों को आर्टिकल 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। ये हो गया पहला गलत। तो मिनर्वा मिल बाद 1980 में क्या है के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल आर्टिकल 39 ख और ग में उल्लिखित राज्य नीति निदेशक तत्वों को आर्टिकल 14 और 19 में उल्लिखित जो मूल अधिकार है उस पर प्राथमिकता संवैधानिक है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो गैस यहाँ पे दूसरा वाला सही है बस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा कथन सही है बताना है। इसमें भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया। ठीक है, तो ये गलत है, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय के अभी खंडित कर दिया क्योंकि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करते हैं। तो गैस ये भी गलत है। आज मैंने कहा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे? हमारा आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची के संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो ये तो बहुत ही पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके बाद। अच्छा, इसमें लिखा है संविधान की संशोधन करने की जो शक्ति है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 368 में दी गई है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है भारत के संविधान के संशोधन और विषय के। तो इसमें लिखा है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ उसमें क्या हुआ मतलब क्या संशोधन हमने किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है, यहाँ पे आया आपका दल बदल के आधार पर अयोग्यता की बात। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये पंचायती राज की बात करते हैं। 61 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। 86 वाले में बात करें तो कैसे यहाँ पे क्या है, शिक्षा के अधिकार की बात करी गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यही है नीचे। तो भारत के संविधान की नवी अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है, यानी कि कौन सा गलत है ये बताना। ठीक है, तो 1 2 2 3 4। ठीक, तो गाइस यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स है। पहला लिखा है कि वह जो है 1951 में प्रथम संशोधन से अंतर स्थापित की गई। हमें बताना है कौन सा ये सही बात है, हमें बताना है कौन सा गलत है। ये सही है, इसमें वे विधियां सम्मिलित हैं जो न्यायिक पुनर्वलोकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है। ये भी सही बात है, न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो रहा है इन कानून का। और ये वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतर स्थापित की गई, ये गलत है। आपका नवी अनुसूची में प्राथमिक रूप से वे विधियां हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय से संबंधित है, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है, ये भूमि सुधार है इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये किस संविधान संशोधन अधिनियम से बात कही गई? तो यह है 91वां संविधान संशोधन। यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस निर्णय के अधिकथित है?
तो यहाँ हमारा आंसर है गाइस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अब भारत के संविधान का आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो ये है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। गाइस यहाँ पे आपका उत्तरमाला है, इसका आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो मीन्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं गाइस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ले सकते हैं, और एक आइडिया लगाने के लिए कि क्वेश्चन इस चैप्टर से किस तरह से पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चन IAS में आए हुए क्वेश्चन है। अब बस यहाँ तो हो गई कहानी खत्म हमारे इस वाले चैप्टर की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी क्या है। अब हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24 लास्ट है, भारतीय संविधान सामान्य पहलू। ठीक है, भारतीय संविधान की बात करेंगे थोड़ा सा, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे फटाफट। और उस काफी बड़ा चैप्टर है वैसे, फटाफट जैसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, हम करने की कोशिश करेंगे, जल्दी हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तो वीडियो में हो जाएगा और ये हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा खत्म। 321, और ये स्टार्ट हुआ है चैप्टर नंबर, पेज नंबर 303, 321, 313, यानी अप्रॉक्स 10 पेजेस तो है ही। नहीं तो 7 पे एक वीडियो में हो जाएगा। वैसे एक वीडियो में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, उससे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वीडियो में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए वैसे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लास्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।